नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए ट्रंप ने फिर लांघी हदें, नतीजे आने के पहले किया जीत का ऐलान। आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अर्णब गोस्वामी गिरफ्तार। अर्णब के समर्थन में उतरी मोदी सरकार, पीड़ितों की कोई चिंता नहीं। उपद्रवियों ने ईदगाह में पढ़ा हनुमान चालीसा, इमाम बोले इबादत ही तो है। धरने पर बैठे अमरिंदर बोले किसान क्या कारपोरेट से मदद मांगेंगे। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले आपसे एक निवेदन, एक गुजारिश ये है कि अगर गोदी मीडिया से पीछा छुड़ाना है, मुक्ति पानी है, तो स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ देना होगा, उसकी ताकत बनना होगा। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने पर आपके सामने सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा आ जाएगा और आप उसमें से अपने लिए मनचाही सदस्यता चुन सकेंगे। हमें उम्मीद है कि सत्य हिंदी, जो कि पत्रकारों द्वारा चलाया जा रहा संस्थान है, इसको आपकी तरफ से समर्थन, सहयोग और प्रोत्साहन मिलेगा। तो आइए अब शुरू करते हैं बड़ी खबरों के विश्लेषण का सिलसिला। सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि वो चुनाव जीत चुके हैं और राष्ट्र के साथ धोखेबाजी हुई है, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ट्रंप ने अपने परिवार और करोड़ों समर्थकों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, हम बड़े जश्न के लिए तैयार थे, हम सब कुछ जीत रहे थे, लेकिन जो कुछ सुनने को मिल रहा है उससे लग रहा है कि बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। इसके अलावा अमेरिका में रात काफ़ी गहरी हो चली है और राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना जारी है। लेकिन इस बीच राजधानी वाशिंगटन डीसी की सड़कों पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे हैं। कैपिटल से मार्च करते हुए सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने ट्रैफिक रोका और पटाखे छोड़े। कुछ लोगों ने नारे लगाए, अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो उन्हें भी शांति नहीं मिलेगी। अमेरिकी चुनाव में कड़ी टक्कर हो रही है। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन के बीच बहुत ही कांटे का मुकाबला हो रहा है। ट्रंप ने अनुमानों से बेहतर प्रदर्शन किया है। ट्रंप इस समय 213 सीटों पर आगे चल रहे हैं, जबकि बाइडेन अभी भी उनसे आगे हैं और 224 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो मामला कांटे का है, अभी निर्णय नहीं आया है, नतीजे सामने नहीं आए हैं, क्योंकि कई राज्यों की गिनती पूरी नहीं हुई है और सारा दारोमदार उन्हीं स्विंग स्टेट्स पर है, क्योंकि उन स्टेट्स में जो इलेक्टोरल कॉलेज के वोट हैं जिनके आधार पर जीत तय होनी है, जब तक उनकी मतगणना नहीं हो जाती तब तक किसी भी तरह के से जीत का दावा करना दरअसल एक गलत तरीका है। और वैसे डोनाल्ड ट्रंप से आप किसी और चीज़ की उम्मीद कर भी नहीं सकते। पहले ही ये अनुमान लगाए जा रहे थे, आशंकाएं जताई जा रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप वोटों की गिनती के बीच में ही अपनी जीत का ऐलान कर देंगे और फिर कहेंगे कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और जो मतगणना चल रही है उसमें तरह तरह से व्यवधान पैदा करके वो कोशिश करेंगे किसी तरह से इस पूरे मामले को टाला जाए या इसमें कुछ इस तरह की चीज़ें की जाए ताकि उनके पक्ष में चुनाव झुक जाए। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका जैसे इतने बड़े विशाल लोकतंत्र का जो राष्ट्रपति है वो ऐसे मौके पर इस तरह से व्यवहार कर रहा है, एक तरफा जीत का ऐलान कर रहा है, जबकि अभी मतगणना भी पूरी नहीं हुई है और मतगणना के रुझान भी अभी तक ये नहीं कह रहे हैं कि ट्रंप जीत गए हैं या जीत रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा भी होता तो मान लेते कि कई बार दावेदार उम्मीदवार इस तरह के दावे करते हैं, लेकिन यहाँ तो दावा तो दूर की बात है, राष्ट्रपति ट्रंप तो ऐलान कर रहे हैं कि वो जीत चुके हैं और वो और कोई दूसरे नतीजों को सुनने के लिए तैयार नहीं है और सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। इसके लिए जाहिर है कि उनका ये जो रवैया है अमेरिका में टकराव की राजनीति को और टकराव को ज़्यादा बढ़ावा देगा, इसीलिए उनके खिलाफ प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। जाहिर है कि उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं तो उनके विरोध में भी प्रदर्शन शुरू हो जाए, उनके
इस प्रदर्शन के विरोध में भी प्रदर्शन शुरू कर देंगे, यानी जो रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक हैं, डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक हैं, वो भी प्रदर्शन शुरू कर देंगे। और ये भी आप खबरें सुनते रहे हैं कि पिछले दिनों बड़े पैमाने पर लोगों ने बंदूकें खरीदी हैं, क्योंकि ये आशंका थी कि चुनाव के बाद कुछ भी हो सकता है, तो वो उन बंदूकों का इस्तेमाल हो सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही गलत रास्ते पर चल रहे हैं। शुरू से 4 साल के अपने कार्यकाल में वो कभी भी सही रास्ते पर चलते नहीं दिखे। अब उम्मीद की जा रही थी कि शायद इस मौके पर, जब उन्हें ऐसा लग सकता है, एक उम्मीद अभी बंधी हुई है कि वो जीत भी सकते हैं, तब तक कम से कम मतगणना का इंतज़ार तो करेंगे ही। लेकिन ट्रंप साहब किसी दूसरे फैसले को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं लग रहे हैं। उन्होंने तय कर लिया कि मैं जीत गया हूं तो जीत गया हूं, और इसी तरह से वो घोषणा कर रहे हैं। निश्चित रूप से न तो ये अमेरिका के लोकतंत्र के लिए अच्छा है, न अमरीकियों के लिए अच्छा है। इस तरह के राष्ट्रपति से पिंड छुड़ाना अमेरिका के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दुनिया का भी सत्यानाश करने पर आमादा है। अगली खबर लेते हैं। रिपब्लिक टीवी के प्रमुख संपादक अर्णब गोस्वामी को 2018 में आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। उनकी गिरफ्तारी 2018 में 53 साल के एक इंटीरियर डिजाइनर अन्वय और उनकी मां की आत्महत्या के मामले में की गई है। गिरफ्तारी से पहले इस मामले में काफी हंगामा हुआ। बुधवार सुबह ही पुलिस अर्णब गोस्वामी के आवास पर पहुंच गई थी। इस मामले में रिपब्लिक टीवी चैनल ने दावा किया कि उस दौरान अर्णब गोस्वामी के साथ धक्का मुक्की भी हुई। हालांकि वीडियो में अर्णब पुलिस के साथ जाने में आनाकानी करते दिखे, जिसके बाद उनको पकड़कर ले जाया गया। जिस मामले में अर्णब पर कार्रवाई की गई है वो मामला 2 साल पुराना है। कॉन्कॉर्ड डिजाइन के मैनेजिंग डायरेक्टर अन्वय अपनी मां कुमुद नायक के साथ मई 2018 में रायगढ़ जिले में अलीबाग के अपने बंगले में मृत पाए गए थे। इस मामले में तब आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में 2018 में अर्णब गोस्वामी सहित 3 लोगों पर मामले दर्ज किए गए थे। अन्वय ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था, जिसमें अर्णब के अलावा 2 और लोगों के नाम थे, लेकिन स्थानीय पुलिस ने उस केस को पिछले साल ये कहते हुए बंद कर दिया था कि अर्णब गोस्वामी और 2 अन्य के खिलाफ चार्जशीट पेश करने के लायक पर्याप्त सबूत नहीं है। उस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार थी, देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी। लेकिन इस साल ये मामला तब चर्चा में आ गया जब राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि अन्वय नायक की बेटी अदन्या की मांग पर सीआईडी जांच करेगी। देशमुख ने तब ट्वीट करके कहा था कि अदन्या नायक ने मुझसे शिकायत की थी कि अलीबाग पुलिस ने अर्णब गोस्वामी के रिपब्लिक से बकाया भुगतान न करने की जांच करने की मांग की थी, लेकिन इसी कारण 2018 में उनके उद्यमी पिता और दादी की आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिए गए थे। मैंने मामले की सीआईडी जांच के आदेश दे दिए हैं। तो ये मामला बेसिकली ये है कि एक बहुत ही संगीन मसला है आत्महत्या के लिए उकसाने का, क्योंकि आपने उनकी रकम नहीं दी थी। हालांकि ये अभी प्रूव होना था कि वो रकम देनी थी या नहीं देनी थी, दी गई या नहीं दी गई, ये तमाम चीजें जांच से पता चलेंगी। लेकिन सुसाइड नोट में स्पष्ट रूप से अर्णब गोस्वामी का नाम था, 2 अन्य का भी नाम था। उस समय की पुलिस जाहिर है कि अर्णब गोस्वामी के पक्ष में काम कर रही थी। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार थी, देवेंद्र फडणवीस उसके मुख्यमंत्री थे। केंद्र में बीजेपी की सरकार है और अर्णब गोस्वामी के ये सबसे बड़े बॉडीगार्ड हैं, रक्षक हैं, और इनको बचाने की भरपूर कोशिश करते रहते हैं। हम कई मर्तबा देख चुके हैं। तो इस मौके पर भी यही हुआ था कि 1 साल में ही मामला बंद कर दिया गया था, कि तबकि 2 लोगों की आत्महत्याएं हुई थी और उन्होंने सुसाइड नोट में उनका नाम भी लिखा था। अब देखिए कि उनकी बेटी और मां लगातार कोशिश कर रही थी कि इस मामले की पूरी जांच हो और कार्रवाई हो, लेकिन पुलिस ने मामला बंद कर दिया, क्योंकि उस समय के राजनीतिक आका नहीं चाहते थे कि अर्णब गोस्वामी के खिलाफ कोई मामला आगे बढ़े। तो एक तरह से ये नाइंसाफी थी उन दोनों के लिए। उन दोनों ने फिर नई सरकार बनने के बाद जो गृह मंत्री अनिल देशमुख, उनसे संपर्क किया, उनके पास अपनी मांग पहुंचाई और फिर सीआईडी जांच की आदेश दे दिए गए। तो हो सकता है कि उस समय की सरकार तो निश्चित रूप से अर्णब गोस्वामी को बचाने की काम
कार्रवाई कर रही हो। और अब ये सरकार, चूंकि अर्णब गोस्वामी लगातार महाराष्ट्र सरकार को निशाने पर रखते हैं, मुंबई पुलिस को निशाने पर लिया हुआ था, तो जाहिर है कि उसे भी एक मौके की तलाश थी और उसने भी एक फैसला लेते हुए अर्णब गोस्वामी के खिलाफ ये जांच शुरू कर दी और पुलिस ने अपनी कार्रवाई कर दी है। तो ये बहुत मामला साफ है, मामला बहुत संगीन है। ये 2 लोगों की आत्महत्याओं का मामला है। आप देखिए कि सुशांत राजपूत की आत्महत्या, जो कि कहीं से भी हत्या का कोई सुराग संकेत नहीं था, उसको हत्या का मामला बनाकर अर्णब गोस्वामी, उनके रिपब्लिक चैनल और कुछ दूसरे चैनलों ने भी मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया। और रिया चक्रवर्ती, जो कि अब साफ लग रहा है कि किसी भी तरह से उसमें शामिल नहीं थी, उनके खिलाफ एक कैंपेन चलाई, उन्हें हत्यारी बता दिया गया और उनकी इस अभियान की वजह से उन्होंने जेल की सजा भी भुगती। तो एक तरफ अर्णब गोस्वामी इस तरह का अभियान चलाते हैं और दूसरी तरफ जब खुद पर ऐसी तरह की घटना होती है जिसमें बल्कि उनका तो नाम भी है सुसाइड नोट में, सुशांत राजपूत ने तो ऐसा कोई नोट छोड़ा नहीं था, ऐसा कोई संकेत भी नहीं दिया था। तो अब जब वो खुद फंस रहे हैं तो उनका रिपब्लिक टीवी उन्हें पाक साफ बताने की कोशिश कर रहा है। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। अगली खबर लेते हैं जो कि अर्णब गोस्वामी से ही जुड़ी हुई है। अर्णब की गिरफ्तारी के बाद भारत सरकार के कई मंत्रियों ने उनका पक्ष लिया है, उनके समर्थन में उतर आए हैं। यही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक ने उनको समर्थन देने वाला बयान जारी किया है। शाह ने कहा, कांग्रेस और उनके सहयोगियों ने एक बार फिर लोकतंत्र को शर्मसार किया है। रिपब्लिक टीवी और अर्णब गोस्वामी के खिलाफ राज्य की सत्ता का खुला दुरुपयोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है। यह हमें आपातकाल की याद दिलाता है। स्वतंत्र प्रेस पर इस हमले का विरोध करना चाहिए और इसका विरोध होगा। तो राजनाथ सिंह ने भी कांग्रेस की आलोचना की और अर्णब के साथ किए व्यवहार को प्रेस को कमजोर करने की कोशिश बताया। इसी तरह से कई और मंत्रियों और बीजेपी नेताओं ने अपना समर्थन जताया है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि जिसको उन्होंने नजरअंदाज कर दिया है वो है अन्वय और उसकी मां की आत्महत्या। अर्णब की गिरफ्तारी के बाद अन्वय नायक की पत्नी ने कहा कि मैं 2018 को कभी नहीं भूलूंगी। मेरे पति ने अपने सुसाइड नोट में 3 नामों का उल्लेख किया था, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई तब नहीं की गई। मेरे पति की मौत के पीछे अर्णब गोस्वामी हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस की कार्रवाई हमारे लिए न्याय है। तो आप देखिए कि केंद्र सरकार के इतने सारे मंत्री अर्णब गोस्वामी की रक्षा में तैनात हो गए हैं, लगातार बयान पर बयान दे रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, उन्हें बेकसूर ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला है। अब अगर कोई क्रिमिनल हो, कोई अपराध करे और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो तो वो प्रेस पर हमला कैसे हो सकता है, ये ज़रा सोचने की बात है। ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं जिनमें कई पत्रकार ब्लैकमेल करते पकड़े गए हैं। कई पत्रकार, आपको याद होगा कि एक क्राइम का शो करने वाले पत्रकार शोएब इलियासी, उनको अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म में अरेस्ट किया गया था और वो अभी तक जेल में हैं। तो अपराधी को अपराधी की तरह ही कानून देखेगा और कानून को अपनी कार्रवाई करने दिया जाना चाहिए। इसमें इस तरह से दबाव बनाना, क्योंकि अर्णब गोस्वामी आपकी सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं, सरकार का प्रचार करते हैं, बीजेपी का प्रचार करते हैं, उसकी विचारधारा से जुड़े हुए हैं और जो भी विरोधी हैं, विपक्ष के लोग हैं या पार्टियां हैं या सरकारें हैं, उनके खिलाफ मुहिम चलाते हैं। इसलिए आप उनके प्रेस की स्वतंत्रता का मुखौटा पहनकर उनके बचाव में खड़े हो गए हैं। ना तो ये इमरजेंसी वाली सिचुएशन है, ना ही प्रेस की आज़ादी पर किसी तरह से इस घटना से कोई खतरा है, बल्कि केंद्र सरकार लगातार ऐसी हरकतें करती रही है इस तरह से। और केंद्र सरकार और संघ परिवार, गौरी लंकेश की हत्या को देखिए, वो क्या था, जाहिर है कि संघ परिवार के लोग, उस विचारधारा के लोग ही हत्या कर रहे थे। बहुत सारे लोगों की हत्याएं हुई हैं, बहुत सारे लोग जेल में ठूसे गए हैं, बहुत सारे लोगों पर
राजद्रोह के मुकदमे लाद दिए गए हैं। ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। विनोद दुआ को के बारे में क्या कभी इन मंत्रियों ने ट्वीट किए हैं उनके पक्ष में, समर्थन में? कभी ये खड़े हुए हैं? नहीं खड़े हुए हैं, क्योंकि वो उनको अपनी विचारधारा के हमराही नहीं लगते हैं। तो अर्णब गोस्वामी के पक्ष में खड़ा होना ये बताता है कि अर्णब गोस्वामी दरअसल सत्ता पक्ष के पत्रकार हैं, सत्ता की गोदी में बैठे हुए पत्रकार हैं। इसलिए सत्ता उनके बचाव के लिए आगे आ गई है, उनका संरक्षक बनकर खड़ी हो गई है। इसलिए इन मंत्रियों के ट्वीट बयानों पर ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके पीछे एक राजनीतिक मकसद है। और राजनीतिक मकसद भी आप साफ जानते हैं, अपने आदमियों को बचाना है। और हम ये भी देख रहे हैं कि अर्णब गोस्वामी को लगातार बचाने वाली कार्रवाई की जाती रही है। इसलिए किसी भी तरह से इस गफलत में नहीं पड़ना चाहिए कि ये प्रेस की स्वतंत्रता का मामला है, या इमरजेंसी आ गई है, या कोई बहुत आफत टूट पड़ी है। अगली खबर लेते हैं। मथुरा के मंदिर में नमाज पढ़े जाने के बाद अब ईदगाह में हनुमान चालीसा पढ़े जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में बिना किसी शिकायत के ही पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। ईदगाह की ओर से हनुमान चालीसा पाठ करने पर कोई भी आपत्ति नहीं की गई है और कहा गया है कि कोई धार्मिक काम ही तो हुआ है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मंदिर में नमाज पढ़े जाने के बाद भारी बवाल किया गया था। नमाज पढ़ने वाले फैजल और उनके साथियों पर नफरत फैलाने वाली धाराओं के तहत केस दर्ज कर दिया गया और फैजल को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। वहीं मथुरा के बाहर गोवर्धन शहर की ईदगाह में हनुमान चालीसा पढ़ने का मामला मंगलवार को आया, यानी मथुरा के नंद गांव के नंद महल मंदिर में नमाज पढ़े जाने के विवाद होने के केवल एक दिन बाद। लगता है कि ईदगाह का मामला मंदिर में नमाज पढ़ने की प्रतिक्रिया में हुआ। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार ईदगाह के इमाम नेक मोहम्मद ने कहा कि उन्हें 4 लोगों द्वारा हनुमान चालीसा के पाठ पढ़े जाने पर कोई आपत्ति नहीं है और उन्होंने इसकी कोई शिकायत भी दर्ज नहीं कराई है। नेक मोहम्मद ने कहा, अगर मस्जिद में कुछ धार्मिक पुस्तक पढ़ते हैं तो इसमें खराब बात नहीं है। मथुरा के एसएसपी गौरव ग्रोवर ने भी बताया कि अभी तक पुलिस को कोई शिकायत नहीं मिली है और पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। तो ये बहुत साफ दिख रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल को और बिगाड़ने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। कोशिश की जा रही कि किसी तरह से सांप्रदायिक तनाव बढ़े, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बढ़े। और आप ध्यान रखिए कि अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हम लव जिहाद पर एक कानून बनाने वाले हैं, लेकिन जो आंकड़े आए हैं उनसे साफ है कि कोई लव जिहाद जैसी कोई प्रवृत्ति नहीं है। लेकिन लव जिहाद जो शब्द है वो सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने में काम आता है। तो इसी तरह से आप देखें कि जो मथुरा के मंदिर में 4 लोग नमाज जिन्होंने अता की थी, उनमें 2 हिंदू थे, उनके साथ थे और सहमति से और अनुमति से उन्होंने ऐसा किया था। और वो लोग गांधीवादी थे और सांप्रदायिक सद्भाव के अभियान पर निकले थे। कोई बुरी नीयत से, किसी बुरे इरादे से, सांप्रदायिक तनाव पैदा करने से, सांप्रदायिक टकराव पैदा करने के इरादे से वो नहीं निकले थे। तो उनके खिलाफ तो तुरंत कार्रवाई हो गई, उनका उस पर प्रचार भी हो गया। अब जबकि ये 2 उत्पाती वहां पर गए और उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ा और जाहिर है उनका मकसद एक तो प्रतिशोध लेना होगा, दूसरा समाज में ये कटुता को बढ़ावा देना होगा, नफरत को बढ़ावा देना होगा ताकि मुसलमानों के खिलाफ गोलबंदी हो। लेकिन ये समझदारी दिखाई ईदगाह के जो प्रबंधक हैं या जो इंचार्ज हैं नेक मोहम्मद, उन्होंने बहुत ही नेकी का काम किया, बहुत समझदारी का काम किया कि इसको तूल नहीं दिया। उन्होंने इसे कोई धार्मिक मुद्दा नहीं बनाया, बल्कि बहुत ही उदारता के साथ कहा कि अगर धार्मिक काम यहाँ हुआ है तो इसमें बुराई क्या है, और इस तरह से उन्होंने मामले को डिफ्यूज कर दिया। तो ये इस माहौल में इस तरह की समझदारियों की अपेक्षा दोनों, तीनों, चारों जितने भी धार्मिक समुदाय हैं उनके समझदारों से की जाती है, ताकि सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की, सांप्रदायिक दंगे कराने की जो नीयत से जो लोग सक्रिय हैं उनको नाकाम किया जा सके। तो नेक मोहम्मद को सलाम कीजिए और उम्मीद कीजिए कि ये जो विवेक है, जो धार्मिक हर धर्म सिखाता है, उदारता का, सहिष्णुता का और क्षमा करने का, वो दूसरे लोग भी इस तरह से उसको अपनाएंगे।
अगली खबर लेते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली में जंतर मंतर पर बुधवार को धरना दिया। कैप्टन अमरिंदर के साथ कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने भी धरना दिया और केंद्र सरकार के खिलाफ निशाना साधा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, हम न्याय चाहते हैं, अगर आप हमारी आजीविका छीनते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। हमारी ट्रेनों और मालगाड़ियों को रोक दिया गया है। कोयले की सप्लाई न होने से पंजाब के सभी पावर प्लांट बंद हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, हमारे जवान सियाचिन में बैठे हैं, हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे जो देश के खिलाफ हो। हम केंद्र के खिलाफ बोलना नहीं चाहते थे या ऐसी कोई भी बात नहीं कर रहे थे जिसे राष्ट्र विरोधी माना जाए। हमारे लोग सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि गुरेज, द्रास, लेह, लद्दाख, चुशुल और गलवान सब जगह पंजाबी बैठे हैं। हम राष्ट्र विरोधी नहीं हैं। अमरिंदर सिंह ने कहा कि 3 बिल पास किए गए। हम गरीब किसानों के लिए लड़ रहे हैं। क्या किसान कारपोरेट या किसी बैंक से मदद मांगने जाएगा? आप एक प्रणाली को दूसरी दमनकारी प्रणाली से दबा रहे हैं। सीएम ने कहा, धर्म को मत छुओ और आजीविका के मुद्दे को मत छुओ। इससे तीखी प्रतिक्रिया की रफ्तार बढ़ती है। तो अमरिंदर सिंह को धरना देना पड़ा है क्योंकि पंजाब के मामले में केंद्र सरकार का रवैया एक प्रतिशोध भरा हो गया है। वो पंजाबियों को, पंजाब सरकार को सबक सिखाना चाहती है, उसे दंडित करना चाहती है और दंडित इस तरह से कर रही है कि पंजाब की जनता परेशान हो रही है। चूँकि मालगाड़ियाँ नहीं चल रही हैं तो वहाँ के जो पावर प्लांट हैं उनको जो ईंधन चाहिए, फ्यूल चाहिए, वो नहीं मिल रहा है और जिसकी वजह से वो बंद हो रहे हैं और पूरे पंजाब में बिजली की हालत खस्ता हो रही है। तो न केवल और बिजली बंद होने से आप जानते ही हैं कि बहुत सारे काम धंधे, रोजगार, तमाम चीज़ें प्रभावित होती हैं, तो वो बड़े पैमाने पर हो रही हैं। हम सब जानते हैं कि पंजाब और हरियाणा के किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और पंजाब की सरकार उनके साथ खड़ी है। उसने केंद्र सरकार द्वारा पारित बिलों को नाकाम करने के लिए, उनको निष्प्रभावी बनाने के लिए खुद बिल पास किए हैं और ये पंजाब में जो किसान हैं उनका दबाव भी था कि इस तरह की व्यवस्था की जाए। तो पंजाब सरकार किसानों के साथ खड़ी है, किसानों की भलाई के लिए कर रही है। कितना कर रही है, नहीं कर रही है, इसमें विवाद हो सकता है, लेकिन जाहिर है कि वो वहाँ की जनता के साथ खड़ी है और अब वो मांग कर रही है कि केंद्र सरकार सहयोग करे और किसानों की मदद करे, किसानों को परेशान न करे। रेलगाड़ियाँ, गुड्स जो ट्रेन है, मालगाड़ियाँ, उनको चलाने में कतई देर न करे ताकि वहाँ से जो सामानों की आवाजाही है वो बनी रहे और जो दैनंदिन ज़रूरतों की ज़रूरियात हैं लोगों की वो पूरी होती रहें। तो उम्मीद करना चाहिए कि केंद्र सरकार, जो कि अब पूरी तरह से संघीय ढांचे को धता बता चुकी है, तमाम राज्यों के खिलाफ मोर्चे खोल रही है, उससे बहुत ज़्यादा उम्मीद की तो बात नहीं देखी जा सकती, लेकिन थोड़ा सा विवेक अगर जागृत हो जाए और अपने राजनीतिक फायदे को, स्वार्थ को दरकिनार करके वो फैसले ले, तो पंजाब के पंजाब के लोगों को की जो दिक्कतें हैं उन्हें दूर करने में उसे कोशिश करना चाहिए, कदम उठाने चाहिए। तो दोस्तों, ये थे आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जिन्होंने अभी तक satyhindi.com को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की खास खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।